डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम का जो लास्ट और जो फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट मेनली न्यूट्रिएंट साइकिल से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अलग अलग जो टॉपिक हैं, जैसे पहले वाले दो पार्ट थे, फर्स्ट टू पार्ट, उनके अंदर जो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो कंपोनेंट्स हैं वो देखे थे। और उसके बाद वाले जो पार्ट है उसके अंदर हमने जो इकोलॉजिकल सक्सेशन, थर्ड नंबर पे जो पार्ट था उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन को कंप्लीट डिस्कस किया है। और जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट साइकिल देखेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद कार्बन साइकिल एंड फास्फोर साइकिल है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट में रहेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल सर्विसेज, जो इकोसिस्टम की जो अलग अलग सर्विसेज हम यूज करते हैं, क्या क्या उत्पाद हैं जो फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो वो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल से, जिसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोला जाता है। तो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अलग अलग जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स में से किसी भी न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होना, मूव करना, उसी को न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है। बायो जियो केमिकल साइकिल, इनको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है रॉक, एयर, वाटर। तो ये साइकिल चलता रहता है, मिट्टी से पेड़ में जाएगा न्यूट्रिएंट, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स के पास, उसके बाद कार्निवोर्स के बाद, और जब उनका डिकम्पोजन हो जाता है वापस मिट्टी में आ जाता है, वापस मिट्टी से फिर प्लांट दोबारा फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और जो मिट्टी के बीच में जो एक साइकिल चलता है, इसलिए इसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोला जाता है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन ए सोइल एट एनी गिवन टाइम। मिट्टी के अंदर एक समय पे जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है। वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड आल्सो ऑन सीजनल बेसिस। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग पाया जा सकता है, और सीजनल बेसिस पे भी इसकी मात्रा अलग अलग देखने को मिलती है। टू टाइप्स का होता है ये। गैसियस जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, गैसियस भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और सेडिमेंट्री का मतलब सॉलिड फॉर्म में भी, जैसे अलग अलग फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कार्बन है। कार्बन वैसे सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे CO2 की इसकी एक फॉर्म है गैसियस फॉर्म। फॉस्फोरस जो साइकिल होता है वो भी सेडिमेंट्री साइकिल होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल हम लोअर क्लासेज में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम मेन साइकिल हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, कार्बन एंड फॉस्फोर साइकिल, जो कि सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं। रिजर्वोयर क्या होता है? एटमोस्फियर फॉर गैसियस टाइप, मतलब रिजर्वोयर संग्राहक, जो कि मतलब एक संग्रहण करके रखता है अलग अलग चीजों का। जैसे गैसेज हैं जितनी भी, वो सारी की सारी एटमोस्फियर में पाई जाती हैं। और जितने भी सेडिमेंट्री साइकिल हैं उनका जो रिजर्वोयर है वो अर्थ क्रस्ट होती है, धरती की जो ऊपर पट्टी, जो सबसे ऊपरली परत होती है। फंक्शन इज टू मेक बैलेंस इन रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड ई फ्लक्स। तो जो फंक्शन है किसका? न्यूट्रिएंट साइकिल का, या फिर नहीं, रिजर्वोयर का जो फंक्शन ये काम करता है, क्या करता है? जो इनफ्लक्स मतलब मटेरियल का इसके अंदर आना, और इफ्लक्स इसमें मटेरियल का बाहर जाना, उसको ये बैलेंस बना के रखता है। इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अलग अलग एनवायरमेंट फैक्टर होते हैं, जैसे सोइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, टेम्परेचर है। तो ये अलग अलग फैक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है। तो स्लाइड से समझते हैं जो न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे यहाँ पे एक ट्री है, ट्री क्या करता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी से लेता है, और जब ट्री खुद डेड हो जाता है, या फिर कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं, एनिमल मैटर वो डेड हो जाते हैं, या इसके मैटर डेड हो जाते हैं, तो वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। जबकि एक साइड में हम देख सकते हैं प्लांट से जो भी जो अलग अलग जो घास फूस है उसको जो एनिमल्स खाते हैं, और जब ये एनिमल्स खुद डेथ हो जाती है, ये भी मिट्टी में आके जो मिनरल्स को मिला देते हैं। और यहाँ पे रॉक्स ब्रोकन डाउन, तो रॉक्स वगैरह है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल में आ जाता है। वाटर एंड एयर पेनिट्रेट सोइल, जो एयर, जो वाटर और एयर है वो जब मिट्टी में जाती है तो उसके साथ में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में चला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो साइकिल हर रिप्रेजेंट करते हैं किसके बीच में? जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, सोइल है, उसी को हम बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल। Carbon constituents 49% of dry weight of organism, 71% of global carbon is found dissolved in ocean। तो जो कार्बन का जो कंटेंट हम एयर में पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली 0.003। तो वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही वो मात्रा है
ना कि टोटल कार्बन। टोटल कार्बन तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है धरती पे, तो उनका 49% जो भी भाग है ड्राई वेट का वो कार्बन से ही बना हुआ है। और जबकि जो ओशियन है, जो बड़े बड़े महासागर हैं, उनके अंदर जो 71% ग्लोबल कार्बन, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी कार्बन पाई जाती है उसका 71% तो किसके अंदर पाया जाता है, महासागरों में गुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है, अलग अलग साल्ट की फॉर्म में। फॉसिल फ्यूल्स एंड ओशियंस आर रिजर्वोयर ऑफ कार्बन। जो जीवाश्म ईंधन हम निकालते हैं मिट्टी से, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, और साथ में जो ओशियन होते हैं, ये कार्बन के रिजर्वोयर का काम करते हैं। मतलब जो ज्यादा कार्बन है वो इन्हीं के पास होती है, और ये इनफ्लक्स और ईफ्लक्स को मेंटेन रखते हैं। कार्बन साइकिलिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। जो कार्बन साइकिल है वो एटमॉस्फेयर में लगातार उसका जो साइकिल है वो चलता रहता है, ओशियन में भी चलता रहता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये मटेरियल आता रहता है, और साथ में डेड ऑर्गेनिजम्स में भी लास्ट में चला जाता है, फिर वापस मिट्टी में चला जाता है। तो साइकिल को जब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे तब डिटेल में आएगी बात समझ में। लेकिन जो अलग अलग इवेंट हैं वो क्या रहते हैं कार्बन साइकिल में। अबाउट 4 into 10 raised to power 13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो मिट्टी से कार्बन वगैरह अवशोषित करते हैं, या जो कि CO2 अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उससे लगभग 4 गुना में 10 की पावर जो 13 है, तो इतनी किलोग्राम कार्बन है उसको फिक्स किया जाता है, मतलब उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। A considerable amount of carbon return to atmosphere as CO2 through respiratory activity of the producer and consumer। और कंसिडरेबल का मतलब एक अच्छी खासी मात्रा भी जो CO2 की वापस वातावरण में चली जाती है, जो कि प्लांट सांस लेते हैं, और जो कंज्यूमर वगैरह हैं, जो एनिमल्स से सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में हम जो CO2 छोड़ते हैं वो वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। डिकम्पोजर आल्सो कंट्रीब्यूट sustainably to CO2 pool by their process of waste material and dead organic matter of land or ocean। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी एक अच्छा खासा रोल है वो प्ले करते हैं CO2 पूल के अंदर। जो CO2 का पूल है, रिजर्वोयर है, उसमें मतलब वापस आने में, मतलब जो CO2 है उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने में किसके द्वारा, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक। जो भी मटेरियल गल सड़ जाता है मिट्टी के अंदर तो उससे भी CO2 रिलीज होती है, जैसे कि वो चाहे लैंड धरती पे हो चाहे वो समुद्रों में हो, तो उससे भी CO2 बनती है। जो ये जब काम करते हैं ना माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन का, तो उस टाइम पे CO2 रिलीज करते रहते हैं ये भी। सम फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। कुछ जो कार्बन है, फिक्स्ड कार्बन का मतलब है जैसे अलग अलग फॉर्म है, कार्बोनेट वगैरह की फॉर्म है, तो उस फॉर्म में वो चट्टानों में चला जाता है, और एक बार चट्टानों में चला गया तो वो साइकिल से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बार बार घूमेगा नहीं वहाँ पे। और कहीं पे प्लांट वगैरह वहाँ पे ग्रो कर गए तो बात अलग है, वरना तो वो सर्कुलेशन से जो साइकिल है उससे अलग हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel and volcanic activity are additional sources for releasing of CO2 in atmosphere। तो बर्निंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का दहन होता है, जैसे हम जलाते हैं। जो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है। कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब भी ऑर्गेनिक मैटर जलता है मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है। फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, तो उससे भी CO2 है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है, तो वो भी एक एडिशनल सोर्स का काम करते हैं, इनके अलावा जो हमने ऊपर पढ़े हैं। रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य ने क्या कुछ किया है। रैपिड डिफोरेस्टेशन, जो वनों की बहुत ज्यादा कटाई की है, वनों का विनाश किया है। एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बहुत ज्यादा जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाया जाता है, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जो ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा CO2 रिलीज करते रहते हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा पहले से बड़ी जरूर है। तो CO2 की मात्रा को बढ़ाने में साइकिल में ह्यूमन एक्टिविटी का भी बड़ा रोल होता है। तो जैसे हम जो कार्बन साइकिल है उसको पिक से देखें, तो यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी, वो CO2 की मात्रा मिट्टी में बढ़ाएगी। और जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस से और जो CO2 है उसको फिक्स करता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। जैसे यहाँ पे दे रखा है जो फोटोसिंथेसिस जो CO2 से एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट है ऑर्गेनिक मैटर में बदलेगा, इसी ऑर्गेनिक मैटर को अलग अलग फूड चेन में भेज दिया जाता है। और जब ये डिके होता है, जब ये गलते सड़ते हैं, तो वापस मिट्टी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर चली जाती है। और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन मटेरियल है कार्बोनेट की फॉर्म में, वो फॉसिल के अंदर चली जाती है, जैसे कोयला वगैरह होता है, फॉसिल फ्यूल है। और इनको जब वापस हम निकालते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में,
तो जो फ्यूल है उसको फिर अलग अलग ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन होता है, जो धुआं वगैरह निकलता है उसको वापस CO2 एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। और साथ में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे फूड चेन में चला जाता है एक बारी जो कार्बन, तो वो CO2 के द्वारा उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से भी निकलती रहती है, गड़ी सड़ी चीज़ों से भी CO2। और जब ये एनिमल्स वगैरह प्लांट वगैरह डेड होते हैं तो मिट्टी में CO2, तो इस तरीके से एक साइकिल है वो CO2 का, वो चलता रहता है। और ये हमारा जो टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल है, इसी तरीके से जो समुद्रों में भी साइकिल ऐसे ही चलता रहता है कार्बन का। उसके बाद है फॉस्फोरस साइकिल। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। जो फॉस्फोरस है ज्यादातर बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोरस होता है उसमें। न्यूक्लिक एसिड हमने डिस्कस किया था, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर जो बैकबोन का काम करती है DNA RNA में। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर का मतलब ATP की जो सिंथेसिस होती है उसमें भी फॉस्फोरस का रोल होता है। मैनी एनिमल्स नीड लार्ज क्वांटिटीज टू मेक सेल्स, बोन्स एंड टीथ। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो फास्फोरस को किस में यूज करते हैं, सेल का मतलब है जो खोल होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फोरस की जो सेल होती हैं, जैसे जो स्नेल होता है, स्नेल के ऊपर जो शंख सा लगा होता है एक, तो वो सेल या फिर एग सेल होती हैं, जैसे उसकी भी कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाया जाता है। बोन्स है, हड्डियां में भी कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है। और वो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह है, जो टीथ है, टीथ में भी फॉस्फोरस रहता है। रॉक इज नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो रिजर्वोयर का काम करता है यहाँ पे ज्यादातर वो क्या है, चट्टाने हैं, चट्टानों में जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, PO4 3 नेगेटिव या PO2 2 नेगेटिव की फॉर्म में मिल सकता है। मेजर इवेंट्स इन फॉस्फोरस साइकिल क्या क्या आते हैं, जो मेन मेन घटनाएं होती हैं, स्टेप्स होते हैं फॉस्फोरस साइकिल में। व्हेन रॉक्स आर विदर्ड, जब रॉक्स को मिट्टी में बदलने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, तो फॉस्फेट डिजोल्व इन सोइल सॉल्यूशन। जो फॉस्फेट होता है वो वाटर में घुल के वो मिट्टी में चला जाता है, एंड एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और प्लांट्स उसको फिर सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्रॉम प्लांट्स एंटर इनटू द हर्बिवोर्स, और जब प्लांट्स अलग अलग मटेरियल बनाते हैं तो वो जो मटेरियल है खाने के रूप में हर्बिवोर्स हैं, शाकाहारी जीव हैं, उनके अंदर चला जाता है। और कुछ अलग एनिमल्स हैं जो कार्निवोर हैं, उनके पास एक फूड चेन के जरिए ये आगे के आगे तरफ बढ़ता रहता है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। तो जो उसके बाद जब ये गलते सड़ते हैं, जब ये मर जाते हैं प्लांट वगैरह, जो एनिमल वगैरह, तो उनको डेड ऑर्गेनिज्म जब क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो जो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज कर देते हैं, तो वो फॉस्फोरस में उसको बदल देते हैं। नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, तो ये सेडिमेंट्री फॉर्म में ही ज़्यादा पाया जाता है। फॉस्फोरस की कोई भी फॉर्म ऑक्सीजन में, इसमें एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती हैं। डिफर फ्रॉम कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल से कैसे अलग होता है, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल एज मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स। फॉस्फोरस है यदि थोड़ा बहुत नेचर में प्रेजेंट भी होता है तो रेनफॉल के जरिए वो मिट्टी में आके मिल जाता है, लेकिन वो उतना नहीं होता जितना कि कार्बन होती है। कार्बन CO2 तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल। तो जो हम सांस वगैरह छोड़ते हैं तो उसमें भी फॉस्फोरस नहीं होता है, जबकि CO2 के तो अच्छी खासी मात्रा में हम रिलीज करते ही हैं रेस्पिरेशन में। उसके बाद है जो पिक है, उससे हम आइडिया लेते हैं फॉस्फोरस साइकिल कैसे रन करता है। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि फॉस्फोरस रॉक फॉर्मेशन है, सबसे पहले चट्टानें होती हैं, चट्टानों से जो जैसे जैसे वेदरिंग वगैरह होती है और जो इरोजन वगैरह होता है, तो जब जो चट्टानों से जो फॉस्फोरस है सोल्यूबल फॉर्म में मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, और मिट्टी में प्लांट्स वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पे दे रखा है, प्लांट जब एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी वाले फॉस्फोरस को, तो उसको एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो वापस जब डिकम्पोजन होती है तो वापस मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जैसे रेनिंग होती है पहाड़ों पे, और उसके बाद नदियों के जरिए जो फॉस्फोरस है वो समुद्रों में आके मिल जाता है, और समुद्रों में जो मैराइन प्लांट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर मैराइन एनिमल में चला जाता है, और जब जो ये डेड हो जाते हैं दोनों, इनको फिर वापस सेडिमेंट्स के फॉर्म में मिट्टी में मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। और सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते रहते हैं तो चट्टान बन जाती हैं, और चट्टानें फिर अलग अलग फॉर्म में जो मिट्टी से मतलब वाटर से बाहर भी निकल जाती हैं। हो सकता है एक टाइम के बाद यहाँ पे जो वाटर है वो ना रहे, तो वो चट्टानें फिर वापस उनका जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता है। उसके बाद जैसे खेतों में हम अलग अलग DAP वगैरह के जो खाद यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी फास्फोरस होता है, और वो फास्फोरस भी पानी के साथ मिलके नदियों में चला जाता है। और जो डिकम्पोजिशन वगैरह होती हैं उससे क्या है, इस साइकिल को कंप्लीट करने में डिकम्पोजर है अपना रोल प्ले करते हैं। और मिट्टी में भी कई बारी जो ड्रेनेज वगैरह के जरिए जो
वाटर के अंदर जो चला जाता है। तो ज़्यादातर जो रिजर्वोयर का काम करती हैं वो तो रोक्स ही करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वैसे लैंड के ऊपर भी देखें हम वाटर, जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है फास्फोरस को किसके अंदर, वाटर बॉडीज में लेके जाने के लिए। तो ये फास्फोरस साइकिल हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का भी और इस पार्ट का भी, वो क्या, इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम से हमको अलग अलग सेवाएं मिलती हैं वो क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी हम अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग काम करते हैं हमारे लिए, या फिर हमको अलग अलग चीज़ें प्रदान करते हैं, तो वो इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य सामग्री से रिलेटेड होता है, ब्यूटी से रिलेटेड। तो जो अलग अलग प्रकार के जो हमको सर्विसेज मिलती हैं वो क्या हैं। जैसे सबसे पहले जो बिल्कुल कोई भी इनका यदि हम देखें पैसा वाइज इनको हम नहीं काउंट कर सकते। जैसे एयर को प्यूरिफाई करते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, वाटर को भी प्यूरिफाई करते हैं। मिटिगेट ड्रोट एंड फ्लड्स। मिटिगेट का मतलब है इनको दूर करते हैं, सूखा वगैरह है उनको कम पड़ने देते हैं, फ्लड वगैरह बाढ़ वगैरह नहीं आने देते। साइकिल न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने देखा है कार्बन साइकिल, फॉस्फोर साइकिल, उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। जनरेट फर्टाइल सॉइल, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बनाए रखते हैं, उसको नई नई जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बनाते रहते हैं। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो जंगली जीव होते हैं जो वनों में पाए जाते हैं उनको वो रहने के लिए जगह भी देते हैं। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को बनाए रखने का, तो वो भी ये बनाए रखते हैं। पोलिनेट क्रॉप्स, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में जो कीट वगैरह होते हैं वो फसलों को भी पोलिनेट करते हैं। और जब फसलों की पोलिनेशन होती है तो हमको जो खाना वगैरह मिलता है सीड की फॉर्म में, तो हम वहीं से हम खाना वगैरह वो ले पाते हैं। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, कार्बन की जो स्टोरेज साइट का भी काम करते हैं, रिजर्वोयर का भी काम करते हैं। प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो हमको बहुत सारी मतलब सौंदर्य संबंधी, संप्रदाय से संबंधित, कल्चरल पारंपरिक भी हो सकता है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, मतलब वो अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं। वैल्यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यदि हम ये जो सर्विसेज दे रहे हैं इकोसिस्टम हमको, इनकी यदि हम पैसे वाइज इनका आंकड़ा लगाने की कोशिश करें तो वो कितना आता है। तो रॉबर्ट कॉन्स्टांजा एंड हिज कॉलेजेज, तो मतलब ये एक रिसर्चर हैं और इसके सहपाठियों के साथ मिलके इन्होंने, जो इनके साथ कॉलेजेज का मतलब इनके जो कॉलेज में रहने वाले दोस्तों के साथ मिलके, तो इन्होंने एक प्राइस टैग है वो मतलब पैसे का मूल्यांकन किया कि कितना हम जो इकोसिस्टम से हर साल कितना सारा मटेरियल लेते हैं, तो उसको यदि पैसे वाइज देखें तो कितनी संख्या वो चली जाएगी। वो चली जाती है यूएसए के डॉलर है, जो डॉलर में यदि आंकड़ा हम देखें तो 33 ट्रिलियंस, मतलब 33 ट्रिलियन डॉलर आ जाता है इनका जो जो प्राइस कॉस्ट है। जो हम को जो इकोसिस्टम है वो साल में कितना मटेरियल देता है, यदि हम उसे पैसा लेने लग जाए इकोसिस्टम, तो इतना सारा पैसा हमको चुकाना पड़ेगा, विच इज ट्वाइस ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, जो कि हमारा केवल पूरे वर्ल्ड का जो जीएनपी है या जीडीपी हम जिसको बोलते हैं, जो टोटल वैसे डोमेस्टिक तो हम एक नेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, डोमेस्टिक कितना ग्रोस प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैदावार की जा रही है किसी देश में, और पूरे वर्ल्ड में यदि हम देखें प्रोडक्शन वो 18 ट्रिलियन डॉलर ही है। और यदि इकोसिस्टम हमसे पैसा लेने लग जाए तो हम सारे देश मिल के भी उस पैसे की भरपाई नहीं कर सकते हैं। जैसे सोयल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%, जो सोयल फॉर्मेशन करता है इकोसिस्टम वो इस पैसे का 50% आ जाता है। रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, यदि हम देखें जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इसका 10% आ जाता है इस पैसे का, मतलब जो ज़्यादातर हिस्सा है भाई किस किस बेस पे ये पैसा इतना बना हुआ है। और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ क्लाइमेटिक रेगुलेशन, जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं, बारिश वगैरह होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट देता है, जो आवास स्थान देता है, कोई किराया थोड़े लेता है अलग अलग पक्षियों से। तो वो यदि हम उसका कॉस्ट देखें वो 6% आ जाता है यदि हम किराया वगैरह उनका काउंट करें। तो इतना सारा जो पैसे की जो चीज़ें हैं हमको इकोसिस्टम से मिल सकती हैं। हालांकि ये चीज़ें फ्री में मिलती हैं इसलिए हम इनको इनका ज़्यादा वो एक वैल्यू नहीं समझ पाते। और यदि पैसे लगने लग जाएंगे फिर हम एक एक चीज़ की जो फॉरेस्ट फायरिंग वगैरह हो जाती हैं इंसानों की गलतियों से, पेड़ों की कटाई वगैरह होती हैं, तभी हम इस चीज़ के ऊपर समझना शुरू करते हैं जब इनके ऊपर प्राइस टैग लगाना जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करेगी। उसके बाद है जो हम इकोसिस्टम सर्विसेज हमने देखी हैं उसको पिक से देखते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे क्लाइमेट है, पॉलिसीज है, एयर है, सोइल है, लैंड है, वाटर है, जो भी हमको मिलते हैं अलग अलग चीज़ें,
स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जो पैसा वगैरह होता है मिलता है वो अलग अलग प्रोडक्ट से ही हम इकोसिस्टम से प्राप्त करते हैं। वेलबींग जो स्वस्थ रहना है, या फिर जो अलग अलग फूड वगैरह फ्रूट्स वगैरह है वो भी हमको इकोसिस्टम से मिलता है। पब्लिक हेल्थ जो सामाजिक का स्वास्थ्य है, जैसे कि जो साफ यदि एयर है, सोयल है, तो सारी चीज़ें यदि साफ हैं तो स्वस्थ भी रहेंगे। और लैंड यूज का मतलब है जो हम अलग अलग बस्तियां बनाने में जो जमीन का यूज करते हैं। और जो पोल्यूशन पोल्यूशन हालांकि हम फैलाते हैं, इकोसिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब बदले में हम क्या देते हैं इकोसिस्टम को, ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। तो बदले में हम मतलब बहुत सारी चीज़ लेने के बाद भी जो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। और ये हम देख सकते हैं अलग अलग जो सर्कल है, इसके अलग अलग लेवल हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इकोसिस्टमों को प्रोवाइड करता है, और ये हम जो बेनिफिट्स लेते हैं, इंडिविजुअल बेनिफिट्स बोल सकते हैं इनको। और उसके बाद जो ये है ड्राइवर्स ऑफ चेंजेस, मतलब ये अलग अलग जो चेंजेस हैं नेचर के अंदर उनको भी करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं।